morning. Yesterday I have sent this PPT to write. Tomorrow I will explain all the questions. These are the most important question from this lesson. एग्ज़ाम का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो एग्ज़ाम के पैटर्न में MCQ आते हैं, आपके शॉर्ट आंसर आते हैं और लॉन्ग आंसर आते हैं और मैप आता है। मैप इस चैप्टर से नहीं आएगा। मैप आपके एक तो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो इसके बाद वाला चैप्टर है गांधी जी वाला, उस चैप्टर से आएंगे और जियोग्राफी से आएंगे। तो इस चैप्टर के मैप आपको लर्न नहीं करना। आपको पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट लेसन समझाया था, फिर भी क्वेश्चन आंसर समझना बहुत ज़रूरी है। SST एक्चुअल में क्रैमिंग की चीज़ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि SST में अगर हूबहू आंसर लिखते हैं अगर, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स किसके मिलेंगे? आप समझेंगे और समझने के बाद में उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलते हैं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं SST में। बस शर्त यही है कि आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत शानदार होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में MCQ आएंगे, वहाँ तो टिक करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है तो भी वहाँ 1 वर्ड है। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो वो हुए जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिखना है। लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन SST में ऑलवेज आंसर पॉइंट से देना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड मांगता है आपसे 3 करेक्ट पॉइंट, लेकिन हमें वहाँ 3 की जगह 5 पॉइंट लिखना है, ताकि कोई रॉन्ग भी हो जाए तो दूसरा राइट हो जाएगा। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लिखने हैं 8 पॉइंट्स। तो उसके लिए आप किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर आप पॉइंट से पॉइंट बना सकते हैं, वो आपके लिए आसान होता है। चलिए, मैंने आपको लास्ट में कहा था कि दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फ्रांस। फ्रांस से ज़्यादा बिलोंग करता है। बात यूरोप की चल रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल फ्रांस का रहा है। इसीलिए ड्यूक मेटरनिच ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीज द होल यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑल थिंग्स वर स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रांस। द रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रांस। द लेसन, द नेशनलिज्म, each and everything which were spread all over the Europe were started from the France. So this sentence was given by Duke Metternich, the Austrian chancellor. मैंने आपको कहा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद 1799 तक वहाँ डेमोक्रेसी सेटअप रही। 10 साल तक वहाँ पर क्या रहा? डेमोक्रेसी सेटअप रही। और उसके बाद में वहाँ पर नेपोलियन आ गया और उसने अपना रूल स्टार्ट किया। नेपोलियन का जो रूल चला था 1799 से लगाकर 1815 तक। 1815 में क्या हुआ? क्योंकि नेपोलियन की पॉलिसी थी एक्सपांशन की, तो वो अपने नेबरिंग जो नेशंस थे उनको कॉन्क्वेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉन्क्वेयर करना स्टार्ट किया तो जो नेबरिंग नेशन थे वो तो चुप बैठने से रहे। इसलिए 1815 में बर्फ कंट्रीज़, यहाँ मैंने शॉर्ट फार्मूला बनाया बर्फ, B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रशिया, P फॉर प्रूशिया, ये चारों कंट्रीज़ ने फ्रांस पर अटैक किया और नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर दिया? किल कर दिया। (1815) में दोनों के बीच क्या हुई? संधि हुई, ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी का नाम क्या रखा गया? ट्रीटी ऑफ वियना। वियना में हुई थी, इसलिए उसे ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया। और ये 1815 में हुई थी। किस बैटल के बाद? बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, इस ट्रीटी का जो हेड था, जिसने इसको होस्ट किया था,
वो था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जिसका नाम मैंने अभी लिया था, जिसने वो स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीज द होल यूरोप कैच कॉल्ड। अब ये जो लोग थे, 4 कंट्रीज़, बर्ब कंट्रीज़, ये एक्चुअल में क्या थे? कंजर्वेटिव्स थे। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किए थे की टर्म्स, उसमें एक वर्ड था कंजर्वेटिव्स, द पर्सन हु थिंक अबाउट द ट्रेडिशंस, हु डू नॉट वांट एनी चेंज, जो बदलाव नहीं चाहते। तो ये जो बदलाव लेके आया था नेपोलियन, वो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नेपोलियन को किल किया और वापस वहाँ फ्रांस में क्या सेटअप किया? बर्बन डायनेस्टी, जो वहाँ ऑलवेज रूल कर रही थी पहले, उसको वापस रिस्टोर किया। और फ्रांस ने जितने भी एक्सटेंशंस किए थे वो एक्सटेंशंस फिनिश कर दिए, उसको अपनी बाउंड्री में सेटअप कर दिया, और उसके साथ साथ उसकी पूरी बाउंड्री पे अदर नेशन, जो ये नेशंस थे बर्ब नेशंस, इन्होंने अपनी टेरिटरी सेटअप कर ली, ताकि फ्रांस क्या कर सके? वापस आगे बढ़ नहीं सके, ये एक्सटेंशन को रोक दिया। ओके, फ्रांस लॉस्ट हिज विनिंग टेरिटरीज। नाउ आता है ग्रीक रिवॉल्यूशन। देखो एक एक टॉपिक्स है इसमें, वो टॉपिक्स हमें अंडरस्टूड करना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ग्रीक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, और हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट सिटी है। 1830 में वहाँ पर इंडिपेंडेंस वॉर हुई। वो ऑटोमन एम्पायर जो थे उसके अंडर में थे। ऑटोमन एम्पायर नाम सुना होगा आपने। ये मुस्लिम नेशंस जो हैं उनका हेड होता है ऑटोमन एम्पायर, जो वहाँ मुस्लिम नेशंस जो अरब कंट्रीज़ थे वहाँ पर रूल करते थे। उन्होंने ग्रीक को अपने अंडर में कर रखा था, तो वो ग्रीक नेशंस चाहते थे इंडिपेंडेंस, इसलिए 1830 के अंदर उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और उन्हें क्या मिली? इंडिपेंडेंस मिली। कब मिली? 1832 में। वैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो 1821 से ही हो गए थे, लेकिन 1830 में वो रिवॉल्यूशन फास्ट हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर और ग्रीक नेशन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ही आता है इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है कि आफ्टर विच ट्रीटी ग्रीक बिकेम इंडिपेंडेंट, तो दैट नेम इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। Now, the decade of 1830 in Europe, इसे हम इकोनॉमिक हार्डशिप टाइम भी कहते हैं कि 1830 में ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के अंदर इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब पैसों की कमी हो गई, प्राइसेस बढ़ने लगे, लोगों के पास जॉब नहीं थी, फूड नहीं था, लैंड नहीं थी, और अर्बनाइजेशन होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से स्लम्स बढ़ने लगे, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, तो जो छोटे लोग थे जैसे फार्मर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, जो छोटे ट्रेडर्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ने बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जब बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और लोअर क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि लोअर क्लास सबसे ज़्यादा क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, और सेकंड क्या करते थे? इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स का जॉब करते थे। तो वर्कर्स का जॉब करेंगे तो पैसा कम मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो गई, लेकिन लेबर का कभी नहीं सोचा उन्होंने, लेबर का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही होता था। अब क्या हुआ? प्राइसेस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया। इंडस्ट्रीज़ तो सिर्फ फिनिश्ड गुड बनाती है, लेकिन रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स, वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए क्या हुआ? प्राइसेस बढ़ने लगी। अब प्राइसेस बढ़ेगी तो जो कॉमन पीपल हैं क्या वो परचेज कर पाएंगे? नहीं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी,
तब लोगों के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, भूखे मरते रहो, जो चल रहा है उसको सहन करो, टॉलरेट करो और भूखे मर जाओ, या फिर क्या करो, रिवॉल्यूशन करो। तो लोगों ने सोचा कि मोनार्की सिस्टम चल रहा है, सब प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है। अगर मोनार्की सिस्टम हट के डेमोक्रेसी सिस्टम आता है तो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। तो पूरे यूरोप के अंदर 1830 से क्या स्टार्ट हो गए, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन, जैसे अभी ग्रीक की बात हुई थी अपनी, ग्रीक में 1830 के अंदर रिवॉल्यूशन फास्ट हुआ, तो वैसे ही वो सब जगह अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए और उनको इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट हुई। एक साथ नहीं मिली, टाइम लगा, पर रिवॉल्यूशन की चिंगारी जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी नेशन है यूरोप के अंदर, आप जानते हैं, मोस्ट डेवलप्ड नेशन। वो एक्चुअल में क्या था कि उसकी जो एम्पायर, जो टेरिटरीज थी जर्मनी की, वो क्या कर रखा था, दूसरे नेशंस ने अपने अंडर में कर रखी थी। जैसे ऑस्ट्रिया है, प्रूशिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इन नेशंस ने अपने अंडर में जर्मनी को कर रखा था, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही पॉलिसी चलती थी, एक्सपेंशन की। तो उस समय 1848 के अंदर नेशनलिज्म स्प्रेड होना शुरू हुआ। नेशनलिज्म की बात हुई थी अपनी कि नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, देश के प्रति भावना। तो देश के प्रति भावना होगी तो ही व्यक्ति रिवॉल्यूशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो 1848 में सब तरफ क्या हुआ, नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा, जिसकी चिंगारी 1830 से स्टार्ट हुई थी। 1848 से सब लोग एक ही चीज़ चाहते थे, नेशनलिज्म। उस समय प्रूशिया जो था वो ये चाहता था कि जर्मनी यूनिफाइड हो जाए, यानी कि पूरा जर्मनी मेरे अंडर में आ जाए और फिर मैं उसे इंडिपेंडेंट कर दूंगा। फर्स्ट में वो चाहता था कि पूरा जर्मनी मेरे अंडर में आ जाए। तो वहाँ का जो मेन लीडर था ओटो वॉन बिस्मार्क, ये नाम याद रखना, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस जर्मनी में से 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेन लीडर कौन था, ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसने जर्मनी को यूनिफाइड किया। और कब किया, 1871 में। कब किया, 1871 में। प्रोसेस स्टार्ट कब हुई, 1866 से। 1866 से प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसकी एक ही पॉलिसी थी, दैट इज़ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। नाम से पता पड़ रहा है, ब्लड मतलब खून, यानी कि किसी को भी मार सकता है, मारने से कतराएगा नहीं। और आयरन मतलब तलवार, लोहा, जो तलवार लोहे की बनती है, यानी कि मारना पीटना, उससे उस पॉलिसी को, यानी कि हिंसा की पॉलिसी को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। इसलिए क्या हुआ, लोग डरने लगे, क्योंकि अहिंसा को अगर करते हैं, गांधी जी ने हमारा अहिंसा को किया, तो हमारे देश को आज़ाद होने में टाइम लग गया। 3 वॉर्स हुई 7 ईयर्स में। वहाँ पर कितनी वॉर हुई, 3 वॉर्स हुई, विथ ऑस्ट्रिया, विथ डेनमार्क, विथ फ्रांस। और इनको जितनी भी टेरिटरीज़ इनके अंडर में थी, वो सारी टेरिटरीज़ प्रूशिया ने अपने अंडर में ले ली। और 1871 में वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हुआ और कैसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्परर डिक्लेयर किया। पहले ये कैसर विलियम फर्स्ट प्रूशिया का ही था, ताकि दूसरे नेशंस उस पर अपना आधिपत्य जमा नहीं सके। तो एक बार प्रूशिया ने अपने अंडर में रहकर जर्मनी को, उसके बाद जर्मनी को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया कि तुम एक सेपरेट नेशन हो। ये ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसने मेन हीरो था ये जर्मनी का। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दोनों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लर्न करने में कि ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी का था या इटली का था। तो थोड़ा सा फोकस आप करेंगे तो आप ये याद रखें कि जर्मनी में एक ही हीरो था, ओटो वॉन बिस्मार्क, और इटली में जो हीरो थे वो 3 थे। गुस्सीपी मैजिनी, इसको शॉर्ट नेम हम मैजिनी याद रखना है। दूसरा था काउंट केवर, तो इसको केवर याद रखना है। और तीसरा था गेरिबाल्डी, गुस्सीपी गेरिबाल्डी, इसको गेरिबाल्डी याद रखना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, MCG।
MCG। MCG इटली में वर्क कर रहा था, मैज़िनी, कैवर और गैरिबाल्डी। ये तीनों ने, इन तीनों का रोल है इटली को यूनिफाइड करने में। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था, और 7 स्टेट्स में से खाली एक स्टेट सर्दिनिया पिडामाउंट, इसका नाम याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं। सर्दिनिया पिडामाउंट ये जो था वो सिर्फ इटली के अंडर में था, बाकी 6 स्टेट्स जो थे वो दूसरे नेशंस के अंडर में थे, जैसे कि जर्मनी के थे। जर्मनी को यूनिफाइड किया था 1861 में। 10 साल का डिफरेंस है, आप याद रखना। इटली यूनिफाइड हुआ था 1861 में, जर्मनी यूनिफाइड हुआ था 1871 में। 10 ईयर्स का डिफरेंस है, 61 और 71। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा साहब मैजिनी का। क्यों? बिकॉज वो जो था वो उसको कहा गया द सोल ऑफ इटली। इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें उसने सोल का काम किया, आत्मा का, और आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उसे इम्पोर्टेंट कहा। उसने सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप। वो सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो क्या करती थी? लोगों में नेशनलिज्म रेज करने का काम करती थी, लोगों में ये भावना कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तभी जाके काम होगा। तो वो चीज़ें उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की और वो डेवलप हुई, तभी तो लोगों में रिवॉल्यूशन हुआ। सेकंड पर्सन था काउंट कैवर। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली का वो चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर मतलब जो कंप्लीट मैनेजमेंट देखने वाला व्यक्ति था। उसको पॉलिटिक्स आती थी, वो डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों से लड़ाई कर सकता था। लड़ाई यहाँ पर पॉलिटिशियन जैसे करते हैं वैसे वॉर की उसने, तो डिप्लोमेटिक तरीके से वॉर की, इसलिए उसको कहा गया ब्रेन, कि उसने दिमाग से काम किया, हाथों से काम नहीं किया, और ब्रेन से काम करके उसने इटली को यूनिफाइड किया और ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। थर्ड पर्सन है गुइसेपी गैरिबाल्डी। इसे कहा गया द सोर्ड ऑफ यूनिफिकेशन इटली, यानी कि इटली की तलवार है ये। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ आर्मी, आर्मी का हेड था, तो उसने क्या किया? लड़ाई की और डिफीट किया स्पेन को और इटली को यूनिफाइड किया। 1861 में विक्टर इमानुएल II वहाँ का राजा बन गया और इटली यूनिफाइड हो गया। ये तीनों ही इटली के ही थे, जबकि जर्मनी में वो प्रूशिया का था और जर्मनी को यूनिफाइड किया। ये मेन 3 हीरो। फ़ोटोज़ मैंने इसलिए दिखाया ताकि पीपीटी अट्रैक्टिव बन सके, बाकी ऐसे होता नहीं है, ऐसा कभी फ़ोटो पूछे। लेकिन फिर भी हमारा जो MCQ पार्ट है उसमें कभी कभी क्या करते हैं कि फ़ोटोज़ देते हैं कि हु वॉज ही, बताइए। तो आपको ध्यान रहे कि भाई ये गैरिबाल्डी है, ये कैवर है और ये मैजिनी। नाउ रोल ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की बात पहले भी कर चुका था मैं कीवर्ड्स के अंदर। रोमांटिसिज्म इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज रोमांटिसिज्म, जैसे मैंने उसमें भेजा था आपकी वर्कशीट में। रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चर मूवमेंट। कल्चरल मूवमेंट यानी कि जो हमारी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसी को फॉलो करते हुए लोगों में क्या करना? सेंटिमेंट्स क्रिएट करना। किसके प्रति? हमारी नेशनल, हमारी कलेक्टिव हेरिटेज के प्रति, हमारे नेशन के प्रति फीलिंग्स कि ये मेरा देश है, ये मेरा झंडा है, ये मेरी माता है। ये सब क्रिएट होगा तो देश के लिए क्या होगा? लोग लड़ेंगे और मरेंगे। जैसा कि इंडिया में आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। मैं बार बार इंडिया का एग्जांपल इसलिए देता हूँ बिकॉज वी आर इंडियन, सो वी नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इतने लोग जब मरे तब जाके हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। आज हम आज़ाद हैं। पहले हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो कम से कम उन लोगों का थैंक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आपको याद रहे कि कितने लोग कुर्बान हुए। लता मंगेशकर ने तो गाना भी बनाया कि याद करो उनकी कुर्बानी। तो ये हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं होगा हम देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि
वह समय बदलते हुए देर नहीं लगती। आज देखिए चाइना अटैक करने जा रहा है। अगर चाइना फेस टू फेस अटैक करता है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे कब, जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स होगी। तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को रेज किया गया किसके थ्रू, आर्ट के थ्रू, यानी कि पिक्चर्स बनाई। जैसे आज हमारी पिक्चर भारत माता को जब हम देखते हैं तो हमें ये हमारी माता है। जर्मनी के अंदर जर्मेनिया था, फ्रांस के अंदर मैरीन था। तो ये ऐसी पिक्चर्स डेवलप की, प्लस पोइट्री, कविताएं लिखी गई लोगों में फीलिंग्स। जब कविताएं पढ़ेंगे तो आप देखते हो ना, हिंदी में पढ़ते हो भाव रस, तो ये भाव और रस जो है वो पोइट्री से निकलते हैं। जो जैसा पढ़ता है उसके अंदर वैसी ही फीलिंग्स आती है और उस फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आप शादी ब्याह में जाते हो तो सॉन्ग बजता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलू का, मस्तानों का। तो जैसे ही ये सॉन्ग सुनते हैं हमारा ब्लड क्या होता है, स्पीड से दौड़ने लगता है। तो ये क्या है, ये रोमांटिसिज्म है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ लिखी गई, ऐसे म्यूजिक, ये क्या करने के लिए, लोगों में नेशनलिस्ट को बढ़ाने के लिए, नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा किसमें, रिवॉल्यूशन में, जो स्टार्ट फ्रांस से हुआ। तो ये रिवॉल्यूशंस स्टार्ट, ये हम सब ने, हमने भी, इंडिया ने भी उनसे ही सीखा और उसको फॉलो किया। नेशनल, इस रोमांटिसिज्म ने लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाया और नेशनल फीलिंग्स से क्या बने, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मैंने आपको की टर्म्स में समझाया था कि द स्टेट विच हैव सेम फीलिंग्स, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज, यानी कि सेम टाइप के पीपल होंगे ना, तो एक वो आएगा। जैसे आप अगर कहीं बाहर जाते हो और आपके यहाँ का व्यक्ति वहाँ कोई बाहर मिल जाता है तो क्या आता, अरे मेरा देश का व्यक्ति आ गया, मेरा भाई आ गया। अब आप न जानते हो न पहचानते हो, लेकिन बस उसने ये कहा कि भाई मैं तेरे देश का हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो एक फीलिंग आती है। तो उस फीलिंग को रेज किया और उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग क्या हुए, रिवॉल्यूशन हुए और बाद में जाके स्टेट्स बने। ऐसे फोक सॉन्ग्स बनाए, फोक पोइट्री बनाई, फोक डांस बनाए। ये सब क्या करने के लिए, सिर्फ लोगों में फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए, सेंटिमेंट्स को। आज हम परिवार की बात करते हैं, परिवार क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसके साथ में हमारे, कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। अगर सेंटिमेंट्स मर गए तो इंसान में कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेंटिमेंट्स है, भाव होने चाहिए। अगर भाव नहीं है, भावहीन व्यक्ति हो गया तो वो मुर्दे के समान है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जब आप परिवार में रहे होंगे तो आपके सेंटिमेंट्स और बड़े होंगे, आपके परिवार के प्रति प्रेम और बड़ा होगा। ये ऑलवेज़ मेंटेन रहना चाहिए। आप परिवार के प्रति अगर नहीं जी सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत, देश की शुरुआत परिवार से होती है। आप परिवार से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक देश से भी प्यार करने लगेंगे, क्योंकि देश भी हमारा परिवार है। हम कहते हैं ना, भारत माता, दो माता है हमारी, एक आपके घर पे जिसने आपको पैदा किया, और दूसरी हमारी भारत माता जो हमको पाल पोस कर बड़ा करती है। वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर क्या किया, अलग अलग रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए, पोइट्रीज बनी, न्यूज़पेपर्स में आए। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है, तो लोकल लैंग्वेज। क्योंकि आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, जो व्यक्ति जहाँ का आता है उसी लैंग्वेज में बोलेगा तो एक अटैचमेंट फील होगा। तो अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसी लैंग्वेज में उसको समझाया जाए। जॉल्वेरिन की टर्म से वैसे ही है। जॉल्वेरिन क्या था, एक्चुअल में क्या था कि जितने देश उतनी करेंसी, उतने नियम, उतनी शर्तें। अब आप देखो, आज हमने पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या कर रखा है, एक नेशन के अकॉर्डिंग टाइम, नेशन के अकॉर्डिंग करेंसी सब सेटअप कर रखी है, ताकि उस देश में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। आज इंडिया की करेंसी क्या है सर, रुपीज़। अब पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओगे वो रुपया चलेगा। आप अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पर करेंसी चेंज का ऑप्शन है कि आप रुपए जमा करवा के वहाँ पर डॉलर चलते हैं, दिनार चलते हैं, कि टका चलते हैं, वो आप ले सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बनाया, लेकिन पहले कोई सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, 30 नेशन है तो 30 करेंसी चलती थी। अब आप सोचो
कि 30 करेंसी अगर चलती है जहाँ पर कोई चेंज का ऑप्शन भी नहीं है तो ट्रेडर्स को कितनी प्रॉब्लम आएगी। प्लस उसके साथ साथ में और क्या प्रॉब्लम थी, वेट की, मेज़रमेंट की। ये भी प्रॉब्लम है साहब कि हम बोलेंगे 1 किलो देना और वो 900 ग्राम देगा या 800 ग्राम देगा, क्योंकि उनके वहाँ पर अलग सिस्टम चलता है। तो इस वजह से क्या किया गया, 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाई गई, जो बनाई गई किसके थ्रू, रूसिया और जर्मनी के थ्रू। इन्होंने मिलकर बनाया कि भाई हम ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, जो नेशन टू नेशन ट्रैवल करते हैं सामान बेचने के लिए, तो करेंसी जो है वो 30 नहीं और 2 होनी चाहिए। तो इन्होंने 2 करेंसी बना दी। आज भी वो देखो आप, पूरे यूरोप के अंदर ये करेंसी चलती है, यूरो करेंसी कॉमन है। प्लस क्या किया गया, वेट और मेज़रमेंट को भी कॉमन किया गया ताकि उस नेशन के अंदर वो इक्वल हो सके। जैसे आज हमारे यहाँ पर 1 किलो, पूरे इंडिया में आप घूम जाओ वो 1 किलो ही रहेगा, वो सेम वेट होगा 1 किलो। ओके, तो 1834 में जो कस्टम यूनियन आई थी उसका नाम था जोल्वेरिन। हब्सबर्ग एम्पायर, ये क्या था। एम्पायर का मतलब आप जानते हैं, राज, और जो राजा वहाँ या जो एम्पायर वहाँ करता था रूल, वो था हब्सबर्ग। जैसे हमारे यहाँ ना मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, वैसे ही ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर ये एरिया है, यहाँ पर एक एम्पायर रूल करता था, उसका नाम था हब्सबर्ग। अब ये आप क्वेश्चन देखेंगे कि बुक में है आपके कि द हब्सबर्ग एम्पायर वाज द पैचमेंट फॉर होल यूरोप। पैचमेंट का मतलब एक्चुअली में होता है जॉइंट टुगेदरनेस, जो दर्जी कपड़े सिल के उसको जॉइंट करके एक कपड़ा बना देता है। तो वैसे ही ये एम्पायर था कि दिस एम्पायर वाज यूनिक। वाई? बिकॉज इन दैट एम्पायर so many territories were there, and these territories have the different language, different culture, different tradition। इतना सारा डिफरेंस होते हुए भी वो एक ही एम्पायर में आते थे, तो ये पैचमेंट ही हुआ। इसलिए ये एम्पायर हब्सबर्ग इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अल्पाइन रीजन के अंदर ये स्प्रेड था, ट्रायल में है, ऑस्ट्रिया में, सुडेंटलैंड में, लोम्बार्डी, वेनेशिया, बाहोमिया, इतने सारे एम्पायर जो कंट्रीज़ थे, उन कंट्रीज़ में हब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। और यहाँ पर हंगरी भी उसी के अंडर में था। वहाँ पर लैंग्वेज देखो आप, तो मगियार, पोलिश, इटालियन और मैनी डायलेक्ट लैंग्वेज, बहुत सारी लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। अब आप सोचो, क्या इसे हम नेशन स्टेट कह सकते हैं? जबकि बात नेशन स्टेट की हो रही थी कि एक ही कल्चर के लोग, एक ही ट्रेडिशन के लोग, एक ही लैंग्वेज के लोग, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट लैंग्वेज है साहब, डिफरेंट कल्चर है। इसलिए कहा गया है द हब्सबर्ग एम्पायर वाज द पैचमेंट ऑफ यूरोप। तो इतनी सारी होते हुए भी दे लिव कलेक्टिवली, दे हैव कॉमन एम्परर, राजा उनका कॉमन था, ये एक यूनिक था, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है। ये देखिए साहब, हब्सबर्ग एम्पायर, रशिया उधर, इधर रोमानिया, इधर आता है स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इन सब के बीच में जो ये पूरा एरिया है, ये एरिया कम्प्लीटली हब्सबर्ग के अंडर में था। हंगरी सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, फिर ऑस्ट्रिया, बाहोमिया, सर्दिनिया, वियना, ये सारे उसके अंडर में थे। लिबरलिज्म बहुत अच्छा वर्ड है। लिबरलिज्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, फ्री। लिबर वर्ड जो बना है वो बना है फ्री। अब ये एक्चुअल में है क्या है? मैंने आपको कहा था रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, रोमांटिसिज्म स्प्रेड हुआ। अब लोगों में जो फीलिंग्स जगाई गई वो फीलिंग्स थी लिबरलिज्म की, कि वी शुड बी इंडिपेंडेंट, हमें इंडिपेंडेंट होना है। हम जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं उसका मेन मोटो क्या है? लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म की फीलिंग्स रेज करने वाले थे कौन? ये थे एक मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि पहले हमने कहा था हमारे यहाँ 3 स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या थे? नोबल्स, क्लर्जी पीपल,
जो बहुत एंजॉय करते थे, उनके पास किसी तरह की कमी नहीं थी, और ये जो लोग थे कॉमन पीपल ऑलवेज एक्सप्लॉइट होते थे। लेकिन एक फोर्थ स्टेज और डेवलप हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो मिडिल क्लास पीपल था, जिनके पास जो न तो गरीब थे न अमीर थे, वो लोग डेवलप होने लगे। और इन लोगों को क्या किया, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को फिनिश करने के लिए आगे बढ़े। इनकी मेन डिमांड थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। क्या मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे तो काम होगा। बाल्कन रीजन, एक वर्ड देखा होगा आपने कि बाल्कन रीजन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो सही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 में, 4 साल चला, पूरे सारे कंट्रीज़ लोग आपस में लड़ने लगे, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट था ब्रिटेन के थ्रू, वो बाल्कन की वजह से हुआ। बाल्कन एक्चुअल में टेरिटरीज़ है जिसके अंदर रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, मॉन्टेग्रो, ये जो प्लेसेस थे, ये प्लेसेस टेंशन के हो गए, क्योंकि सारे यूरोप के जो लोग थे, जैसे फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये सब लोग चाहते थे कि ये हमारे हो जाए टेरिटरीज़, क्योंकि एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, रॉ मटेरियल चाहिए था, तो इसलिए वो चाहते थे कि ये हमारा हो जाए, और उसलिए आपस में वो लड़ने लगे, और वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कनेक्ट हो गया। ये है बाल्कन एरिया। इन प्लेसेस के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा। आप थोड़ा करके सुन लेना, कोई बात नहीं, पर आपको समझ में आएगा वीडियो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 5-5 बच्चे एक जगह इकट्ठे होके अगर पढ़ना चाहें तो पर्सनली टीचर्स पढ़ा सकते हैं उन्हें, चाहे उन्हें साइंस पढ़नी हो, चाहे मैथ्स पढ़नी हो, चाहे SST पढ़नी हो। आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आप बच्चों से बात करें, 5 बच्चे एक साथ इकट्ठे हों और फिर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।